जैसे हम दोस्तों स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। तो दोस्तों आज की जो कहानी मैं बताने वाला हूँ तो ऐसे डाकू के बारे में है जो कि एक अद्भुत ही डाकू था जिसको जब भी वो एक डकैती करता वो बढ़िया डकैती करने के बाद शहर जाता, घूमता, आम लोगों की तरह रहता, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता और जो भी आम आदमी करते हैं और पिक्चर देखता, ये सारी चीज़ें करता। तो उस टाइम पे इस डाकू का इतना बोलबाला रहा और इतना होशियार था कि लोग इसको दिल्ली वाला बाबू या दिल्ली वाला डाकू भी बोलते थे और जो है चालाक लोमड़ी डाकू भी बोलते थे। कुछ इस प्रकार से उस टाइम पे नवाजा गया था, क्योंकि बात मैं कर रहा हूँ 1930-32 के आसपास की ये बात है, लगभग 28 की मान के चलिए, एक दो साल और मतलब पीछे की बात है। तो इस डाकू के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी इस डाकू का जो रुतबा और रहन सहन, ये सारी चीज़ें काफ़ी जो लगी, जो काफ़ी कहीं ना कहीं दिल को छू गई। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि सन 1930-32 में ग्वालियर के पास एक गांव है गणेश खेड़ा। गणेश खेड़ा में एक अमृत लाल, जिनका बचपन का नाम था अमृत लाल, का जन्म होता, जो कि एक गरीब परिवार से थे या था जो भी। तो अमृतलाल गरीब परिवार से था और चूंकि वहीं रहा करता था, पढ़ता लिखता, और चूंकि उस टाइम पे इतना वो नहीं था पढ़ाई का, ये सारी चीज़ें जो व्यवस्थाएं आज हो गई हैं। तो हालांकि पढ़ाई में अमृतलाल होशियार था, तो पढ़ता लिखता भी अच्छा खासा था, तो उसने 2-3 क्लास पढ़ ली थी। तो 3-4 क्लास पढ़ने के बाद हालांकि उस टाइम पे लेट उम्र में जो है नाम लिखवाया जाता, 10-15 साल की उम्र में नाम लिखवाया जाता था। आज के समय में 6 साल में लिखवाया जाता है। तो उस टाइम पे उसने पढ़ाई करी, 3-4 क्लासें पढ़ी, और चूंकि पढ़ने में होशियार था तो पढ़ने के बाद उसी के गांव में जो है बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिल गई, क्योंकि स्कूल भी था। तो क्योंकि अभी तो बहुत कंपटीशन है, इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन उस टाइम ये था कि कोई 1-2 क्लास 3 क्लास ही पढ़ गया हो तो नौकरी मिल जाती थी। तो इस प्रकार अमृतलाल को गांव में नौकरी मिली और गांव में नौकरी करने लगा। क्योंकि अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, बच्चों को पढ़ाता, ज़्यादा घर जाता रहता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये था कि अब मुझे बड़ा आदमी बनना है। ये हर लोगों का जो है सपना होता है, या हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है। तो उसको ये था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो चूंकि अब वो डेली स्कूल आया जाया करता था, और वो जब भी रास्ते में जाता था तो रास्ते में एक दुकान पड़ा करती थी। रास्ते में दुकान थी जो किराने वगैरह की थी और अच्छी खासी चलती थी, चूंकि बड़ा गांव था और सारी चीज़ें बिका करती थी। तो उसके कुछ दोस्त भी थे, तो जो कि दोस्त थे बड़े लंबादारों के लोग, जाति में भी बड़े, क्योंकि उस टाइम पे जात पात चलता था ज़्यादा। हालांकि जात पात अभी भी चलता है गांव खेड़ों में। तो बड़ी जाति के दोस्त थे उनके। तो अब चूंकि उसने सोचा कि इस दुकान को लूटा जाए, तो उसने अपने दोस्तों के साथ, जो भी उसके दोस्त थे उनके साथ प्लान बनाया। और प्लान बनाने के बाद अब एक रोज रात को 4-5 दोस्तों के साथ ये उस दुकान में घुसता है और वहाँ पर लूटपाट करता है। तो लूटपाट करने के बाद फिर ये पुलिस केस बनता है। जो दुकानदार पुलिस में को खबर करता है और दुकानदार को पता भी चल जाता है किन किन लोगों ने चोरी करी। तो इसके बाद नाम शायद रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट होने के बाद अमृतलाल और उसके दोस्तों को पुलिस पकड़ के ले जाती है। हालांकि अमृतलाल के जो दोस्त थे बड़ी जाति के थे और प्रेस वाले थे, तो उनको जल्दी छोड़ दिया जाता है, उनकी पहुंच भी अच्छी खासी थी।
लेकिन अमृतलाल पर सारा केस जो है थोप दिया जाता है। तो इस पर अमृतलाल को बड़ा गुस्सा आता है। तो ये करता क्या है कि अब उसके सारे दोस्त बाहर जाते हैं, निकल जाते हैं। अब ये इसी को सिर्फ कुछ दिनों के लिए अंदर कर लिया जाता है। तो उसने क्या किया, उसको बड़ा गुस्सा आया है कि यहाँ पर जात पात चल रहा है और पैसा का भी मैटर है, मेरे साथ गलत हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसको कहीं ना कहीं मन में लगी। तो इसके बाद एक दिन ये सुबह सुबह उठता है, चूंकि कस्टडी में था, पुलिस की हिरासत में था। सुबह उठने के बाद ये जाता है नहाने में जाता है। तो वहाँ पर धोखे से एक पुलिस वाले से गन छुड़ाता है, बंदूक जो भी हाथ में लिए थे, और उसके दम पर 2 राइफल को अपने साथ लेता है और फरार हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। तो इसके बाद वो फरार हुआ, और चूंकि उस टाइम पे ये भी था कि जो भी पुलिस से भाग कर जाता था, ये सारी चीज़ें क्राइम करता था, उनको एक ही जगह थी जो है चंबल का बीड़ है, चंबल का जंगल, उसी में जाकर अक्सर जो है लोग छुपा करते थे। क्योंकि इतना बड़ा एरिया 3 स्टेटों से जुड़ा हुआ और ऊबड़ खाबड़ रास्ते, तो वहाँ पर पुलिस वगैरह भी नहीं पहुँच पाती और वहाँ पर कार वगैरह नहीं चलती, तो वहाँ पर छुपने में आसानी होती थी। तो अब जी पहुँचे चंबल। तो उस टाइम पे गोपी डाकू था। गोपी डाकू का चंबल में अपना राज चलता था, उसी का चर्चा रहता था। तो अभी जाकर गोपी डाकू की गैंग में मिलता है और अपनी कहानी बताता है कि मैंने जो चोरी चकारी करी थी, इसके बाद मेरे दोस्त थे, वो बड़े लोग थे, उनको छोड़ दिया गया, लेकिन मुझे छोड़ा नहीं गया और हो सकता है मुझे कुछ सजा भी हो जाती। तो ये सारी चीज़ें सुनाई जब गोपी डाकू को, और ये भी था कि 2 राइफल लिए था। तो कहीं ना कहीं अब ये था कि शायद ये बागी बनेगा और डाकुओं के साथ काम करेगा। तो किसी तरह से उसने जो है अपना विश्वास जताया गोपी डाकू को, और गोपी डाकू की जो है गैंग में शामिल हो गया। तो गोपी डाकू की अब गैंग में शामिल हुआ और अब ये गोपी डाकू के अंदर काम करने लगा। तो चूंकि अमृतलाल दिमाग से तेज था और होशियार भी था, तो अब पहले एक्चुअली होता क्या था कि सिर्फ चोरी चकारी होती थी। तो कहते हैं कि सबसे पहले किडनैपिंग का चलन या पकड़ का चलन, किडनैपिंग का चलन जो है अमृतलाल के टाइम से आया था। तो अमृतलाल ने दिमाग लगाया और इसने गोपी डाकू की गैंग में रहते हुए बड़े बड़े लोगों की बच्चों को, बीवियों को और उनके फादर को, बड़े बड़े लोगों को जो किडनैप करना स्टार्ट किया। तो चूंकि उस टाइम पे ये जब किडनैपिंग करवाता था या करता था, तो उस टाइम पे एक लोग की प्रति, जैसे एक पर्सन को उसने किडनैप किया तो उसकी प्रति जिसकी 2.5-3 लाख के समथिंग होती थी। तो मतलब 2.5-3 लाख या 2 लाख, इतने 2 लाख से नीचे तो बात नहीं करता था। तो उस टाइम पे 1930-32 के टाइम की बात है। तो उस टाइम के मतलब इस टाइम के 1 करोड़ रुपए, उस टाइम की 1-2 लाख रुपए। तो मतलब इतना महंगा डाकू और इतनी सारी चीज़ें। तो इसके बाद इसने बहुत धनाधन गोपी डाकू के साथ मिलकर और किडनैपिंग करी और बहुत सारा पैसा कमाया। हालांकि अच्छा धंधा चल बैठा और पैसा भी अच्छे खासे आने लगे थे। जब भी ये डाका डालता और फिर ये करता क्या था कि डाका डालने के बाद दिल्ली जाने का इसको बड़ा शौक था। तो दिल्ली जाता, घूमता, हम लोगों की तरह रहता, खाना पीना खाता और बढ़िया घूमता फिरता, फिर वापस यहीं पर आ जाता। तो चूंकि ये सिलसिला चल रहा था, तो एक दिन की बात है कि अब चूंकि नहीं ग्वालियर में डाका डालना था, चोरी करने जाना था। तो वहाँ की मुखबिरी वगैरह करी थी इन लोगों ने कि कोई सेठ है, वो बहुत पैसे वाला है, तो वहाँ पर जो है लूटपाट करेंगे। तो इसके बाद ये अमृतलाल और गोपी डाकू दोनों साथ जाते हैं और ग्वालियर में जाकर डाका डालते हैं। क्योंकि वहाँ का सेठ बहुत धनी था और पैसे वाला था, उसकी
पहुँच भी अच्छी खासी थी। तो जैसे ही लोग पहुँचते हैं तो ये किसी तरीके से पुलिस को इत्तला कर देता है, खबर पहुँचा देता है। तो पुलिस तुरंत आ जाती है। इसके बाद जो है गोपी डाकू गिरफ्तार हो जाता है और अमृतलाल किसी तरह से और उसके साथी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब चूंकि ये था कि गोपी तो पकड़ा गया, तो चूंकि सरदार भी गोपी था उस गैंग का, तो अब सरदार भी खाली, सरदार की जो पोस्ट थी वो भी खाली थी। तो अब हुआ ये कि अब जो सरदार की पोस्ट को इस अमृतलाल डाकू ने संभाला। संभालने के बाद फिर इसने अपना जो अपने तरीके से गैंग को चलाना स्टार्ट किया। 100-125 लोगों की गैंग, पूरे हथियार, पैसा, सारी चीजें थी। तो इसका ये था कि किडनैपिंग, इसका उसने चोरी चकारी में भी मन नहीं लगता था, सिर्फ ये किडनैपिंग करता था। तो एक बार की बात है कि शिवपुरी के पास करीब 40 लोग, शिवपुरी के पास कोई शिव मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, तो वहाँ पर 40 लोगों की ट्रिप थी। तो भगवान शिव के जो दर्शन करने जा रहे थे, उनसे पूरा पूजा आराधना वगैरह के लिए जा रहे थे। तो ये बात जो है अमृतलाल को पता चलती है। तो पता चलने के बाद तो अमृतलाल अपना जो है दिमाग लगाता है और सोचता है किसी न किसी तरीके से इसको जो है किडनैप करना है या इन लोगों को पकड़ना है। तो ये जाता है और पूरे अपने जो साथियों के साथ इस बस पर धावा बोलता है और सारे लोगों को किडनैप कर लेता है। लेकिन अब ये था कि इन लोगों को पकड़ने के बाद रखे कहाँ, और चूंकि 40 लोगों को साथ रखना और चंबल के बिहार में ले जाना आसान नहीं था, क्योंकि डाकू वगैरह को आदत होती है पैदल चलने की। अब चंबल के बिहार में जो इतने लोगों को कैसे चलाया जाएगा, तो उसने एक काम किया कि उसने सिलेक्ट करा कि जो बूढ़े या बच्चे लोग थे जो चलने में असमर्थ थे, उन 40 में से 15 लोगों को इसने जो है छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद सिर्फ 26 लोग बचे थे। तो इसके बाद ये 26 लोगों को लेकर चंबल के जो है अपने ठिकाने पर पहुंचता है और 2-3 दिन तक इन लोगों को किडनैप करा रहता है और जो इनके परिवार वालों से 2-2 लाख रुपए लेकर इन लोगों को बाद में ये छोड़ देता है। तो इसके बाद जब इंटरव्यू वगैरह हुए थे, रिपोर्ट वगैरह ने करे थे इन लोगों के जो कि किडनैपिंग के बाद छूटे थे, तो इन लोगों ने एक्चुअल में बोल दिया था कि हम लोगों की किसी प्रकार किडनैपिंग वगैरह नहीं हुई थी और हम लोग सब घूमने गए थे। तो मतलब उसका इतना भय था, इतना डर था इन लोगों के पास कि अपनी जो सच्चाई थी वो भी बताने में असमर्थ थे, क्योंकि वो उसका ऐसा भी था कि उसने बोल दिया था कि यदि तुम जाकर पुलिस वालों का हमारा ठिकाना है, इससे सारी चीज़ें बताओगी तो जो है हम आप लोगों को जान से मार देंगे। तो इसके बाद ये भी मैटर बड़ा सुर्खियों में रहा और इसके बाद पुलिस हरकत में आई, पुलिस की कान खड़ी हुई और अब ये पुलिस जो है कहीं ना कहीं अब अमृतलाल को एक बड़ा डाकू और क्रू टाइप का डाकू मानने लगी थी। और एक बार की बात है कि अभी क्राइम करने के लिए उतर ही गया था। एक गांव में कुछ इसके दुश्मन थे और 4-5 लोग, चूँकि इसका ये भी था कि वो हमेशा जो चंबल के एरिया के जो गांव वगैरह थे वहाँ पर बोल देता था कि हमारी को जो कोई भी मुखबिरी करेगा या पुलिस को हम लोगों की जानकारी देगा तो मैं उन लोगों को मार दूंगा। तो इसी प्रकार एक गाँव में इसने 5 लोगों को अपनी टीम के साथ जाकर जिंदा जला दिया था। ये भी खबर उस टाइम पर बड़ी सुर्खियों में रही थी। तो इस प्रकार ये चलता रहा और फिर अब चूंकि डाकू अमृतलाल पैसा भी उसके पास बहुत हो गया था और इसको बेखौफ भी था। तो एक बार की बात है कि जब अमृतलाल के पास जो हथियार थे तो वो कम पड़ने लगे थे, तो इसके बाद उसको ये था कि हथियार लाएं तो कहाँ से लाएं। तो इसके बाद इसने करा क्या कि जो
पास में कोई पुलिस स्टेशन थी। तब उसने सोचा कि अब पुलिस स्टेशन पे ही धावा बोला जाए, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसे विश्वास था कि मैं पुलिस स्टेशन लूट सकता हूँ। तो आप मतलब सोच कर देख सकते हैं कि जब पुलिस वालों की लूटने का जो उसने प्लान बना लिया तो कितना जो उसमें रुतबा या दम या जो है अपना विश्वास रहा होगा। इसके बाद वो बाकायदा पुलिस स्टेशन में धावा बोलता है अपने साथियों के साथ। धावा बोलने के बाद वहाँ के जो हथियार थे सारे, गोलियां, हथियार, राइफल वगैरह सब कुछ चुरा लेता है। चुराने के बाद वो पुलिस वालों को वहीं पर बांध कर उन्हीं के सेल में बंद करके भाग जाता है। तो ये भी कहानी बड़ी सुर्खियों में रही थी और इस ये मैटर हो जाने के बाद इसके बाद कुछ जो है अमृतलाल के सिर पर इनाम भी रखा गया था। तो चूंकि सिलसिला चल रहा था और अमृतलाल क्राइम पे क्राइम करते जा रहे थे और जब भी इसका ये था कि जब भी क्राइम करता, लूटपाट करता, किडनैपिंग करता, तो ये जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये शहर जाता, कभी आगरा जाता, दिल्ली जाता, मुंबई जाता, ये सारी बड़ी बड़ी जो शहर हैं सभी घूमता और पिक्चर देखता, बड़े बड़े होटलों में रुकता था। आम लोगों की तरह जिंदगी जीने का ऐसे शौक था और बाहर जाकर चंबल में आ जाता था। तो एक बार की बात है कि जब ये दिल्ली गया था तो दिल्ली में चेकिंग के दौरान कहीं पर चेकिंग चल रही थी शायद। तो चेकिंग के दौरान जब ये घूमने गया था तो दिल्ली में ये राइफल के साथ जो गन, छोटी गन होती है, उसके साथ ही पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद थाना के उस टाइम में जब ये पकड़ा गया था राइफल के साथ तो लोगों को पता नहीं था या पुलिस वालों को भी पता नहीं था कि ये जो है अमृतलाल डाकू है। तो इसके बाद उसको हथियार के साथ जो है पुलिस स्टेशन लाया जाता है और फिर वहाँ पर कोई पुलिस वाला था जो सीनियर पुलिस वाला था उस टाइम पर चंबल के एरिया में उसकी जो ड्यूटी थी, तो वो शायद इसको जानता था। तो पुलिस वाले जो थे तो वो बोल देते हैं कि जो है मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अमृतलाल डाकू है। तो इसके बाद अमृतलाल से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो अमृतलाल बोल देता है कि हाँ मैं अमृतलाल डाकू हूँ और मैं ही हूँ जो चकारी और लूटपाट ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो इसके बाद पुलिस उसको बड़ी सी सेल में और बंद करते हैं और बंद करने के बाद ऊपर उसकी जो निगरानी वगैरह ये सारी चीज़ें बढ़ा दी जाती हैं। इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद अमृतलाल को 18 साल की सज़ा दी जाती है। अब चूंकि सज़ा भी हो गई थी और कुछ मामले चल भी रहे थे तो हो सकता है उस टाइम पे उसको फांसी भी हो जाती। कुछ मामलों का खुलासा हुआ था तो उसमें इसको 18 साल की सज़ा हो गई थी। तो 18 साल की सज़ा होने के बाद अभी फिराक में था कि किसी न किसी तरह इसको जो है स्टेशन से जो पुलिस स्टेशन से निकलना है और किसी न किसी तरह से चंबल में जो कर जाकर जाना है। तो एक दिन की बात है कि ये पेशी के लिए पुलिस इसको ले जा रही थी तो किसी तरह से जो है पुलिस वालों को चकमा देकर भाग जाता है और भागने के बाद ये चंबल वापस पहुंच जाता है। इसके बाद पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाकामयाबी थी और पुलिस के लिए बहुत बड़ा धब्बा था उस टाइम पे। ये हालांकि ये खबर बाद में बहुत सुर्खियाँ में रही थी और इस पर बातें बहुत सारी नहीं थी। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी थी इस पर। तो इसके बाद फिर वापस चंबल पहुंचा और इसके बाद वही उसका सिलसिला चला। 2-3 साल फिर इसका जो है अच्छे तरीके से काम चला और 2-3 साल के बाद ये ग्वालियर फिर घूमने जाता है। तो ग्वालियर में भी ये जो है पकड़ा जाता है और ग्वालियर में पकड़ने जाने के बाद चूँकि इस पर जो केस चल रहा था फिर पहचाना जाता है, ये सारी चीज़ें होती। और तो ये ग्वालियर में भी चूँकि वहाँ पर इतनी प्रोटेक्शन ये सारी चीज़ें हैं लेकिन वहाँ से भी वो भाग जाता है जो जेल तोड़कर जिस प्रकार ही भागा। तो वहाँ पर जाने के बाद ये फिर से जो वापस चंबल आ जाता है।
तो ये सिलसिला चल ही रहा था और अब इसके दिन प्रतिदिन जो है किस्से कहानियाँ और जो इसके मैटर थे बढ़ते जा रहे थे। एक बार की बात है कि मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक डमरी के राजा हुआ करते थे उस टाइम पे, क्योंकि राजा रजवाड़ों का टाइम था और अक्सर उस टाइम पर राजाओं का ही शासन चलता रहता था। क्योंकि इतने बड़े राजा तो नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ गांव के कस्बों के राजा हुआ करते थे। 30-32 1930-32 की बात कर रहा। तो चूंकि मध्य प्रदेश के गुना जिले में डबरी के कोई राजा थे और उनका जो कारोबार था तेंदू के पत्ता, जिन लोगों ने देखे हो जानते हो वो समझ सकते हैं। तेंदू के पत्ता भी होते हैं, फल भी होते हैं। तो तेंदू के पत्तों का जो है एक बाजार लगता है या नीलामी होती थी उस टाइम पे। तो बड़े बड़े जो ठेकेदार और बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पर आया करते थे। तो एक दिन इसको अमृतलाल को पता चलता है कि गुना में डबरी में ये जिस दिन भी ये सारे लोग इकट्ठा होंगे तो हमें कहीं ना कहीं वहाँ पर लूटपाट मचानी, क्योंकि उस टाइम पे लोग पैसा लेकर भी आएंगे और इस नीलामी में शामिल होंगे। तो अमृतलाल अपने हिसाब से दिमाग लगाता है और बिजनेसमैनों की तरह कपड़ा पहन कर ये अपनी टीम को लेकर उस गुना जिले की डबरी जो ये था बाजार वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद ये जितने भी बिजनेसमैन इकट्ठा हुए थे तो अपने माए हथौड़ों के साथ ये पहुँचता है और जाकर वहाँ पर ये अपने हथियार निकालता है। जैसे ही सारे लोग इकट्ठे होते, जब ये धीरे धीरे इकट्ठे होने के बाद जब ये लोग जाने लगते हैं तो ये अपने हथियार निकालता है और सबको हाथ ऊपर खड़े करने को बोलता है और सबसे जो है जितने पैसे लिए थे पैसे लूटता है और जो उनके साथ महिलाएं थी महिलाओं के गहने लेता है और राजा के घर में भी लूटपाट करता है और राजा और रानी के जो और उनकी बच्चियों को जितने भी गहने थे सारा जो है भरकर, और राजा के ही आदमी को चूंकि इतना उसके साथ माल हो गया था और पैसे भी हुआ थे कि एक गठरी बन गई थी, इतनी चीज़ें और सोने के गहने ये सारी चीज़ें हो गई थी। क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास बहुत सोना होता था, चांदी होता था, क्योंकि उस टाइम पे लोग भी पहनते थे और महिलाएं भी पहनती थी, तो बहुत सारा सोना चांदी था। तो एक गठरी बन गई थी। इसके बाद राजा के दरबारी को बोला जाता है, अमृतलाल बोलता है कि मेरे घोड़े पर रख दो या वहाँ तक छोड़ कर आओ। जिसके बाद जैसे ये सोना लेकर निकल रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ महिलाएं खड़ी थी, तो ये उनको देखकर ये महिलाएं रोने लगती हैं। तो रोने के बाद जब रोने का कारण पूछता है अमृतलाल तो एक महिला बोलती है कि ये बच्ची राजा साहब की लड़की है और अपने मायके जो है ससुराल आई थी, तो मायके आई थी, क्योंकि ससुराल से अभी अभी नई नई शादी हुई है और जो है ससुराल जो मायके आई थी उसी के गहने थे और क्योंकि गहने उसी के हैं, अब ये ससुराल जाएगी तो घर वालों को उसके जो है सास ससुर को क्या बोलेगी। और तो ये सारी चीज़ें सुनी जब अमृतलाल ने, तो अमृतलाल का दिल पिघला और जो अमृतलाल गठरी खुलवाता है और उसमें उनकी जो बच्ची थी उस राजा साहब की, उन बच्ची से बोलता है कि जो भी आपके गहने हैं निकाल लो, मैं आपके गहने नहीं ले जाऊँगा। तो इसके बाद वो अपने जो गहने थे वो उनकी लड़की निकाल लेती और ये लोग चले जाते। तो ये भी किस्सा था, एक बड़ा सुर्खियों में रहा था और बड़ी जो इस पर एक शायद किताब भी लिखी गई थी। और एक बार की बात है, चूंकि इसको फिल्म वगैरह का देखने की शौक भी था। एक बार की बात है कि अमृतलाल उस टाइम पे चल रहा था, अच्छा खासा टाइम चल रहा था। तो मध्य प्रदेश में जो पाकीजा फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसकी मीना कुमारी हीरोइन थी और कोई प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े, एक्चुअल में उनका मुझे नाम कंफर्म पता नहीं। तो मीना कुमारी जो हीरोइन थी और मध्य प्रदेश में जो है शूटिंग चल रही थी। तो पाकीजा फिल्म की शूटिंग करने के बाद
अब ये ग्वालियर से होते हुए दिल्ली निकल रहे थे। क्योंकि उस टाइम पे इनको ये सारी चीज़ें पता नहीं थी कि जो अमृतलाल का यहाँ पर जो दबदबा चलता है और कार्य जो है लूटपाट का काम करता है। तो ये लोग अपनी फिल्म टीम जो टीम जितनी भी उनकी फिल्म बनाने वाली टीम थी, इस टीम के साथ जो है दिल्ली के लिए जा रहे थे। तो हुआ क्या कि इनको दिल्ली जाते जाते शाम हो गई, और शाम होने के बाद अब ये चंबल की एरिया से निकलते, तो वहाँ पर जाने के बाद अब उनकी किस्मत देखी तो रात का टाइम तो 10-11 बज रहे थे। 10-11 बजे उनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो अब ये था कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, चूँकि इतने पास फिर पता किया गया कि पेट्रोल पंप कहाँ है। तो अभी की तरह इतने पास पास पहले पेट्रोल पंप नहीं हुआ करते थे, बहुत दूर दूर होते थे, इक्का दुक्का पेट्रोल पंप हुआ करते थे। तो फिर पता किया गया पेट्रोल पंप का, तो पता चला कि यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है, लाने में टाइम लगेगा। और एक अकेली गाड़ी को छोड़कर, चूँकि 2 गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी को छोड़कर ये लोग हीरोइन को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। और क्योंकि पूरा स्टाफ था, तो कहीं ना कहीं ये था कि ये जंगली एरिया है और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो जितने भी लोग रहेंगे साथ रहेंगे। तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग जो है रात में इन्हीं गाड़ियों में जो है सो जाएंगे, और सुबह किसी तरीके से और कोई बस वगैरह पकड़ कर जो है चले जाएंगे और पेट्रोल लेकर आ जाएंगे। उनका प्लान बना और ये सो गए, उन्हीं गाड़ी को लॉक करके अब सो जाते। तो अचानक सोते हैं कि कुछ देर बाद, सोने के कुछ देर बाद 12-1 का टाइम था रात में, इन लोगों की गहरी नींद लग गई थी उन्हीं गाड़ियों में। तो अचानक 8-10 लोग अपना फेस बांधे हुए पूरे हथियारों के साथ गाड़ी का गेट खटखटाते हैं। गेट खटखटाने के बाद एक रोते वाली आवाज़ में आवाज़ आती है कि कौन है, खोलो गेट, कार का गेट खोलो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो वहाँ पर सहमी सी आवाज़ आती है कार से कि जी हम लोग फिल्म मेकर हैं और फिल्म बनाने के लिए मध्य प्रदेश में हमारी जो है फिल्म बन रही थी, और हम लोग अभी दिल्ली के लिए रवाना हुए, हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें बताएं। तो अमृतलाल को पहले लगा कि झूठ बोल रहे हैं। तो अमृतलाल बोलता है कि आप लोग इस प्रकार की कहानी बनाकर मुझे ना बताएं, और आप लोग जो हैं जंगल को काटने वाले लोग हैं, या जो जानवरों की तस्करी करने वाले लोग हैं। तो आप लोग चुपचाप बाहर आ जाइए, और जो भी जितना यदि आप लोगों ने ऐसा कोई जानवर का मार कर अपनी गाड़ी में रखा है तो वो यहाँ निकाल दीजिए। तो इसके बाद वो प्रोड्यूसर था विश्वास दिलाता है कि ये नहीं, हम लोग फिल्म वाले हैं और जो है फिल्म की शूटिंग करके लौट रहे हैं। तो इसके बाद फिर धीरे धीरे अमृतलाल को विश्वास होता है। विश्वास होने के बाद वो फिर भी पूछता है कि मीना कुमारी मतलब कि आपकी जो हीरोइन है वो कौन है। तो बोलता है कि हीरोइन अभी हमारे साथ है, मीना कुमारी जो हीरो हैं तो अभी हमारे साथ है नहीं, वो किसी काम से बाहर पहले ही निकल गए थे। तो इसके बाद चूंकि ये मीना कुमारी का बहुत बड़ा फैन था, अक्सर अभी टाइम पे भी वो अभी जो जिस प्रकार हैं कुछ लोग कैटरीना के, दीपिका के, आलिया की सारी हीरोइन के, तो उस टाइम पे ये मीना कुमारी का बहुत बड़ा फैन था। तो इसके बाद जैसे ही ये मीना कुमारी का नाम सुनता है, इसके कान खड़े होते हैं और बोलते हैं कि अभी अमृतलाल बोलता है कि आप लोग घबराएं नहीं, अब ये समझ लीजिए कि आप लोग हमारे मेहमान हैं, अब मैं आप लोगों की खातिरदारी करूँगा। तो इसके बाद ये सभी लोगों को बाहर निकालता है और निकालने के बाद अपने अड्डे पर ले जाता है, बाकायदा खाना पीना करवाता है और ये सारी चीज़ें पूछता है। इसके बाद अच्छे तरीके की खिदमत करता है और सुबह हो जाता है। तो अपने आदमियों को बुलकर जो है पेट्रोल बुलवाता है। बुलवाने के बाद अब ये इन लोगों की विदा करने का टाइम था। तो अब चूँकि हम मीना कुमारी का फैन था, तो बहुत सारी मीना कुमारी जी से बात करता है। पूछताछ करने के बाद अब ये बोलता है कि
मीना कुमारी जी का चूंकि उसको ऑटोग्राफ लेना था। तो ऑटोग्राफ का चक्कर ये था कि उसको कागज़ पे लेना नहीं था और कुछ ऐसी जगह लेना था कि जिससे उसका जो हमेशा निशान बना रहे। तो अब ये अपनी कटार निकाल कर जो है अपना हाथ आगे करता है और बोलता है कि अपने साइन अपने जो है अपने हाथों से इस कटार के द्वारा मेरे हाथ पर साइन कर दीजिए। तो इसके बाद पहले मीना कुमारी जी को अजीब से लगा, लेकिन डाकू था, अजी उसकी बात नहीं मानी तो उसका हो सकता है मूड बदल जाए, कुछ भी कर सकता है। तो मीना कुमारी जी ने हालांकि इंटरव्यू में ये बात बताई थी। तो मीना कुमारी जी ने फिर अपनी चाकू से उसको जो है ऑटोग्राफ दिया, अपने साइन किया और जो है निकल आ गई, जो है निकल कर आ गई। तो इसके बाद ये भी कहानी बड़ी सुर्खियों में रही थी। तो ये किस्सा ये भी रहा और अब धीरे धीरे काम चलता रहा और काम चलने के बाद अब हुआ है कि कोई वहाँ पर जो नहर का काम चल रहा था तो राम सहाय शर्मा कोई वहाँ पे सब इंजीनियर थे। तो सब इंजीनियर चूँकि उस टाइम पर तंबू वगैरह तान का जहाँ पर काम चलता था तो वहीं पर इंजीनियर समेत सारे लोग रखा करते थे। तो एक दो बार ये वहाँ पर गया, जो है अमृतलाल डाकू वहाँ पे पानी मानी वगैरह मांगा और वहाँ पर रुका, उन लोगों के साथ खाना खाया, उनसे अच्छी खासी दोस्ती भी रही। तो इसके बाद जो राम शर्मा ने ये सारी चीज़ें बताई थी और इसके बाद चूँकि इनको राम सहाय शर्मा को एक बार की बात है कि इनको वहाँ से अपने घर जाना था। तो जब ये जाता है तो दिखता है कि जिस बस से जाना था, तो हुआ ये था कि जिस बस से जाना था सुबह की बस थी। तो जैसे ही बस रुकवाते हैं वो अंदर घुसते हैं तो अंदर देखते हैं, अंदर का नज़ारा ये था कि कुछ लोगों को इसने किडनैप करके रखा है, किडनैप कर लिया और कुछ वहाँ पर सामान रखा हुआ है। मतलब कि जो बस थी उसने अमृतलाल ने पूरी किडनैप कर ली थी, उन लोगों को अगवा कर लिया था। अगवा करने के बाद अब ये जैसे ही अमृतलाल अंदर घुसते हैं तो जो राम सहाय शर्मा अंदर घुसते हैं तो अमृतलाल बोलता है कि ये बस मेरी है, अभी आप लोग ऐसा करें इस पर उतर जाएं और कल सुबह जो है आप जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं, कुत्ते वाली आवाज़ में कहा था। तो ये भी किस्सा था, हालांकि इस पर एक किताब भी लिखी गई थी। तो धीरे धीरे इसके बाद कई लाख रुपए का अमृतलाल पर डाकू का जो है लाखों का इनाम रखा गया और चल रही थी जिंदगी, अच्छी चल रही थी, अय्याशी का शौक था। और एक बार की बात है कि डिलीवरी बहुत था, ये कहीं गया था, एक नाई ने इसके बाल काटे तो उसको उस हेयर स्टाइल बहुत पसंद आई। तो उसके बाद कहते हैं कि इसने उस टाइम 1,000 रुपये उस नाई को दे दिए थे। उस टाइम की 1,000 वास के 4-5 लाख रुपए इतने मायने रखती थी। तो ये भी कहाँ जो मैटर उसका रहा। उसके बाद फिल्मों का उसे चस्का था ही और धीरे धीरे इसको अय्याशी का भी अड्डा जो है चस्का लगा। तो कई इसके अय्याशी के अड्डा भी हुआ करते थे, लड़कियाँ नई नई लड़कियाँ और महिलाएं, ये सारी चीज़ें उसको भाती थी। कहते हैं अलग अलग गाँव में उसकी 25-30 की जो है गर्लफ्रेंड थी, महिलाओं से भी रिश्ते थे, लड़कियों से भी रिश्ते थे, जाता उनके साथ रुकता था। तो हालांकि फिर अब पुलिस पर दबाव था, जो है सेंट्रल से भी पुलिस पर जब दबाव था कि इसको किसी न किसी तरह से पकड़ा जाए। तो उस टाइम पे एक पुलिस लहरी कोई पुलिस वाले हुआ करते थे, लहरी करके। तो उस गैंग में एक था कोई मोंटी करके जो कि उसी गैंग में काम किया करता था। गैंग में नहीं करता था, एक्चुअली ये था कि उस गैंग का कोई आदमी था। तो हुआ ये था कि उस गैंग का जो आदमी था तो उसकी एक पत्नी थी। पत्नी जो थी तो एक गोलीबारी के दौरान उसकी आदमी की मौत हो गई थी। तो चूँकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर, देखने में सुंदर, अच्छी खासी, तो
इसने जो अमृतलाल था, तो अमृतलाल ने उसकी पत्नी को अपना बनाया और उसका मर्जी से या बिना मर्जी से, जिस प्रकार भी बोल सकते हैं, उसका शोषण कर किया करता था। उसके साथ जबरदस्ती ये सारी चीज़ें चल रही थी, या मर्जी से जो भी होता हो। तो ये बात उस महिला के जो है भाई को पता चलती है। उसका नाम था मोंटी। तो मोंटी को ये बात पता थी, हालांकि मोंटी कुछ कर नहीं पा रहा था। तो ये खबर धीरे धीरे पुलिस, जो लहरी साहब थे, उनको बात पता चलती है कि ऐसी ऐसी बात है, और इस मोंटी को उनके जो अड्डा वगैरह का भी पता है। और चूंकि ये आता है उस टाइम पे, इसके जो जीजा था वो इन डाकुओं के साथ रह चुका है, और इसके जो अमृतलाल के साथ कुछ खुन्नस भी है। तो अब जो लहरी साहब थे इसका फायदा उठाते हैं और मोंटी को बोलते हैं कि यदि आप जो अमृतलाल को मारने में हमारी मदद करोगे या जो है किसी प्रकार की जानकारी दोगे, तो हम आपको इनाम भी दिलाएंगे और आपकी जो बदला भी पूरा होगा। तो चूँकि खुन्नस थी उसको मोंटी को, तो ये हाँ बोलता है दादा, हाँ बोल दिया इसने। तो हाँ बोल देने के बाद जो है फिर अब हुआ है कि अब इसको ट्रेंड किया गया, और ट्रेंड करने के बाद इसको जो गोलीबारी वगैरह करने की ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग करने के बाद अब जो है अमृतलाल डाकू की जो है जो उनका सरगना था, जो उनका ग्रुप था, उसमें जो है ज्वाइन करवा दिया गया। अब एक बार की बात है कि अब चूंकि अभी बद्री जो मोंटी था, अब ये इनकी गैंग में शामिल हो ही चुका था। तो कई बार ये होता था कि जब भी ये लोग जाते थे कहीं लूटपाट करने ज़्यादा, लेकिन जो है पैदल चलने का रन हो जाता था, तो रास्ते में रुकते, नहाते धोते नदी पर, वहीं पर सोते, खाना खाते और एक दूसरे मतलब पहरा दिया करते थे। ऐसा होता था कि जैसे 4 लोग सो गए तो 2 लोग पहरा देंगे, या 5 लोग सो गए तो 1 लोग पहरा देगा, मतलब कोई वहाँ पर आ जाए ना। तो इसके बाद जो है ये काम होता रहता था। तो मंटी भी इसी तलाश में था कि कहीं ना कहीं इसको जो है इस प्रकार का पहरा मिले, तो मैं सोते टाइम इन लोगों पर गोली चला सकूँ। तो इसके बाद 18 अगस्त 1959 को गोपालपुर कोई एरिया वहाँ से गैंग गुजर रहा था। तो गैंग गुजरने के बाद चूंकि मोंटी तो प्राग में था ही, तब उसका टर्न आता है। उस टाइम पे जो ये कहीं पर जो है लूटपाट करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में रुकते हैं, खाना पीना खाते हैं, नहाते धोते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद कुछ आराम करने की सोचते हैं। तो बोलते अमृतलाल बोलता है कि मोंटी जो हो तुम हम लोगों को मतलब कि हमारी जो है प्रोटेक्शन करो, या देखो जो है पहरा दो, और कोई तो क्योंकि अब मोंटी को तो इसी चीज़ का इंतजार था कि कहीं पे किसी भी तरह से मुझे इन पर गोली चलाने का, सोते टाइम या किसी भी करके गोली चलाने का टाइम मिले। तो 18 अगस्त 1959 को जब मोंटी को सोते टाइम, जब सभी लोग सो जाते हैं, तो कंफर्म करके पहले सभी लोगों की जो राइफल्स बंदूकें थी उनको उठाकर जंगल में जो है नदी में फेंक देता है। और नदी में फेंक देने के बाद एक एक करके अमृतलाल को 3 गोलियां मारता है। एक यहाँ पर, एक छाती में और एक पेट में। 3 गोली मारने के बाद अब जो जितने उनके साथी थे, तो उनको डराने के उद्देश्य से ऊपर फायरिंग करता है और सभी लोग घबरा कर उठते हैं, देखते हैं कि उनकी जो बंदूक थे वो गायब हो गए हैं। तो इसके बाद उनके जो साथी थे वो घबरा कर भाग जाते हैं इधर उधर अपनी जान बचाकर, और जो उसके बाद अमृतलाल का जो है वहीं पर जो है डी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी एक टीचर की, जो टीचर से बनने के बाद, चोरी चकारी करने के बाद एक बहुत बड़ा डाकू बना, नाम रहा, ये सारी चीज़ें रही। बाकी आप लोग बताएं कहानी कैसी लगी, कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम रहेंगे किसी नई कहानी में, नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।